तो हम लोग क्या चाहते हैं कि वो जो पी इंटरसेक्शन क्यू में जो एक एलिमेंट है वो कौन सा है वो पता करना चाहेंगे। तो n में से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया nc1, उसको किस में डाल दिया, पी इंटरसेक्शन क्यू में। अच्छा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो इसमें जाएंगे या तो इसमें जाएंगे या तो इसमें जाएंगे। विल यू ऑल अग्री? तो n-1 एलिमेंट n-1 हो जाएगा। सबको तीन 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 ऐसे नंबर ऑफ वेज मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू 3⁻n-1। अंडरस्टूड? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 51। सर वो फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है? A is a set containing n elements. P of A मतलब a subset P of A। P of A का क्या मतलब है, P एक सबसेट है of A। सिमिलरली Q भी एक सबसेट है A का। अच्छा 52 नहीं है, सॉरी, कौन सा है, 55 है उसके बाद। हाँ सर, उसके बाद भी देखो, A का सबसेट बनाया P, फिर P के जितने एलिमेंट्स हैं उसको वापस A में रख दिया और दूसरा सबसेट बनाया Q A का, तो दो सबसेट बन गए P और Q। तो ऐसे नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं जिसमें P इंटरसेक्शन Q में केवल एक ही एलिमेंट हो। ठीक है सर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहला काम तो हमारा क्या होना चाहिए कि जैसे m कितने हैं, 2 बार 2 है, 2 है, a कितने हैं, 2 बार 2 P भी 2, e 2 2 बार, बार है, बाकी बाकी सब सब एक है। बाकी सब h e i c s ये सब लोग एक एक बार है। ठीक है, तो हम लोग को 4 डिजिट लेटर बनाना है। तो वैसे तो यहाँ पे कहने को 11 अल्फाबेट्स हैं, तो क्या मैं 11C4 लिख सकता हूँ क्या, 4 लेटर्स को सेलेक्ट करने के लिए? नहीं सर, कुछ रिपीटेड है। हाँ, नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 11 में कुछ टर्म्स रिपीट हो रहा है। 11C4 तभी लिख सकते थे जब सारे के सारे 11 जो है डिस्टिंक्ट हो आपस में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। तो केस 1 की ऑल लेटर्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है। केस 2 की 2 डिस्टिंक्ट प्लस 2 सेम होने चाहिए। और केस 3 क्या हो सकता है, 2 same of one type and 2 same of हाँ, other type. 2 सेम ऑफ टाइप 1 प्लस 2 सेम ऑफ टाइप 2। तो देखो 8 लेटर्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तुम्हारे पास कितनी वेराइटीज है, 8 वेराइटीज है। अगर तुम देखोगे तो 8 में से किसी 4 वेराइटी को सेलेक्ट कर लिया, और वो क्योंकि सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, जैसे मान लो MTHE, मान लो ये, उनको 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। इसको इवैल्यूएट कर लेना जो भी आएगा। कैलकुलेशन में नहीं कर रहा, मैं बस प्रोसेस बता रहा हूँ। 2 डिस्टिंक्ट प्लस 2 सेम। तो सबसे पहले कौन से 2 सेम होते उसको पहचानते। तो उसके लिए हमारे पास कितनी वेराइटीज हैं, 3 वेराइटी है। तो 3 वेराइटी में से एक वेराइटी सेलेक्ट कर ली, जैसे मान लो कि वो M वाली वेराइटी सेलेक्ट हो गई उसके दोनों M ले लिए। अब M वाली वेराइटी सेलेक्ट हो गई तो बाकी कितनी वेराइटी बची, 7 वेराइटी बची। तो 7 में से 2 वेराइटी सेलेक्ट कर लिए और दोनों से एक एक ले लिए। अब हमारे पास 4 अल्फाबेट्स आ गए। वो कैसे आ गए से, जैसे मान लो MMTH, इसको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 4 factorial by 2 factorial. ठीक है। अब केस 3 ले लेते। केस 3 में 2 सेम ऑफ टाइप 1 एंड 2 सेम ऑफ टाइप 2। तो टाइप 1 और टाइप 2 कौन कौन से होते हैं, उसको पता करने के लिए मैं 3C2 लिख लेता। 3 वेराइटी है जो 2 बार रिपीट हो सकता है। तो जैसे मान लो ये M और A वाली वेराइटी सेलेक्ट हो गई,
दोनों से 2 ले लिए, 4 फैक्टोरियल होल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 3 केस हो गए। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस, इन तीनों को ऐड कर देना, यू विल गेट योर आंसर। फाइन, ये समझ में आ गया जिसका भी डाउट था? बोलो। 51 हो गया, 55 हो गया, 56, 57, 59, 56। देखो 56 में क्या है, जैसे ए है दैट इज 1 2 3 5 6 10 15 30, x1 into x2 into x3 is equal to y, where y is an element of set A। ठीक है, तो पूछा क्या है कि x1, x2, x3 के कितने सॉल्यूशंस होंगे, मतलब कितने ऐसे ट्रिपलेट्स होंगे, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछा गया। अच्छा, ये जो चीज लिखी गई है, ये जो ए वाला सेट है, वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्या, कैसे टाइप का सेट है? सर 30 के Factors of मल्टीपल्स 30. है, मतलब फैक्टर्स है सॉरी। 30 का फैक्टर्स। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम लोग, अब देखो इसको करने के वैसे तो 2 तरीके थे। एक तो तरीका होता कि मैं y को इंडिविजुअली एक एक करके ले रहा होता और सबके सॉल्यूशंस निकाल रहा होता। सर सबके एट मोस्ट 2 फैक्टर्स निकल रहे 30 के अलावा, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा था। हाँ, मैं उससे छोटा तरीका बता रहा हूँ। सर एक एक्स्ट्रा फिर कुछ और मल्टीप्लाई हाँ। कर देंगे। हाँ एग्जैक्टली, एक हम लोग ने एक एक्स्ट्रा डमी वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दिया और इसको यहाँ पे 30 लिख दिया, जो सबसे बड़ा वाला है जिसका फैक्टर है 30 लिख दिया। अब इससे फायदा क्या होगा वो देखो जरा। जैसे अच्छा 30 क्या होता है, बाय द वे 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है। तो जैसे मान लो कि 2 अगर x4 में चला गया, से 2 अगर x4 में चला गया और बाकी सब x4 में नहीं गए और किसी में गए, तो उससे x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू 15 का सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे मान लो 2 के बजाय से 3, 2 और 3 दोनों x4 में चले गए से मान लो, तो उससे जो है x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू 5 का सोल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसा डमी वेरिएबल लेने से हम लोग के पास फायदा क्या हो गया, फायदा ये हो गया कि सारे एक ही बार में आ जाएंगे हमारे। इतनी बात क्लियर है कि x4 लेने से ये सारे फैक्टर्स अपने आप आने लगेंगे जो भी है? बोलो बच्चों। यस सर। यस ओके, तो अब देखो अपने पास 2 के पास कितने ऑप्शंस होते हैं, या तो इसमें चला जाए, या तो इसमें चला जाए, या तो इसमें चला जाए, या तो इसमें चला जाए। फिर 2 के पास 4 ऑप्शन रहते हैं। 3 के पास कितने ऑप्शंस रहते हैं, उसके पास भी 4 ऑप्शन रहते हैं। और 5 के पास भी 4 ऑप्शंस रहते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ वेज क्या हो जाते हैं 64 वेज हो जाते हैं। नंबर ऑफ वेज विल बी 64। ठीक है, ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 में तुम क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली लेके कर सकते हो, उसमें बिना डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए कर सकते हो। फिर ठीक उसमें है? डायरेक्टली सबको 2, 3 और 5 के हाँ। टर्म्स में कर देना। हाँ, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे को एक सोल्यूशन लिखना है मेथड 2 से रिलेटेड। वैसे तो x1 इंटू x2 इंटू x3 सब हो सकता है, 1 हो सकता, जैसे केस 1 में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो गया।
10, 6 को मतलब 2 into 3 लिख लिया, 10 2 into 5 लिख लिया, 15 क्या होता है बताओ? 3 3 into और 30 2 into 3 into 5। तो देखो जैसे इसमें x1, x2, x3 इसके नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने बनते हैं? एक ये एक ही बन सकता था, 1, 1, 1। अच्छा यहाँ पे कितने बनते हैं? जैसे 3C1 हाँ, तो 2 के पास 3 ऑप्शंस थे, ऐसे ही 3 के पास भी, 3 5 के पास 3 3, 2 into 3, तो इस 2 के 9 पास 3 है और दूसरे 3 के 3 पास से भी 3, तो ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? फिर ये 3 into 3 into 3 27। अब जब इन सबको तुम ऐड करोगे ना, ऐड करने पे 64 आ जाएगा। फाइन, यस चलो अब कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा 57 जो है उसी तरीके से है, वैसा ही टाइप का है, सो 57 अब खुद से ट्राई कर लेना। 59, लेट्स मूव टू 59। सर आप वो मेथड 2 एक बार फिर समझा सकते हैं? मेथड 2 में मैंने क्या किया कि जो भी y थे उसको बारी बारी लिया, ये ठीक है। तो जैसे x1 into x2 into x3 इज इक्वल टू 1 है, तो इसके कितने सोल्यूशन होते हैं? इसका तो एक ही सोल्यूशन होता जब तीनों लोग 1 1 1 हो रहे होते। फिर x1 into x2 into x3 इज इक्वल टू 2, तो 2 के पास वैसे ही कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3, तो ये ट्रिपलेट 3 बन रहे होते। कौन कौन से बन रहे होते तुम ये देख सकती हो, जैसे 2 1 1 1 2 1 एंड 1 1 2, समझी? ऐसे ही 3 भी ऐसे ही 3 होता। यस सर। समझ में आ गया सारे? हाँ सर, थैंक यू। ओके, नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 59। क्या है भाई 59? अच्छा सॉरी, 59 उस टाइप का, 57 डिस्कस कर सकते हैं अपन, 57 तो डिफरेंट है। सर 57 सिंपल है सर। हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे 7 हाँ, सर। फैक्टोरियल है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पीएनसी तो है ही नहीं कुछ, ये नॉर्मल 10th का बच्चा भी ट्राई कर सकता है। बस रोल आउट करना है। हाँ, तो देखो क्या क्या होना चाहिए कि वो फैक्टर्स जो ऑड हो एंड 3t+1 टाइप के हो। अच्छा 3t+1 श्योर शॉर्ट है कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा? यस सर। है ना? तो मतलब हमारे अपने फैक्टर्स में कोई भी इवन कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो इसको भगा दिया, इसको भगा सर दिया, 571 हाँ, और कोई भी 3 से डिविजिबल भी नहीं चाहिए, मतलब इसको भगा दिया। तो हमारे पास कौन बचा? 1 5 7। अब इनसे क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते थे आपस में? एक तो 1 5 7 आपस में खुद में बन सकते थे, 45 फिर एक जो है 35 बन सकता था, ये 4 बन सकते थे। तो अब मेरे को ये भी देखना है कि ये 3t+1 टाइप के हैं कि नहीं है, कौन कौन से 3t+1 टाइप के हैं। तो 3t+1 का क्या मतलब है कि रिमाइंडर 1 देना 3 से डिवाइड करने पे। ये है, ये नहीं, ये है, ये नहीं। तो जो हमारे फैक्टर्स हो रहे हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो दो ही फैक्टर्स है, विच इज 1 and 7, ठीक है। तो उनका सम पूछा गया है, तो उनका सम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देयर सम विल बी व्हाट? 8। समझ में आ गई बात? 57 के बाद 59। अच्छा 59 जो है तुम खुद से करोगे, वही x1 into x2 into x3 वाला है। अब 60, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेंगे क्या है वैसे।
अच्छा 60 वाला भी जो क्वेश्चन है, हाँ इसमें शायद किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा था। हाँ सर। तो देखो इसको x रेज टू y होना है, सर y की वैल्यूज के लिए x को वेरी कर सकते हैं। और x और y दोनों 2 से बड़े हैं, 2 या उससे बड़े हैं। तो देखो x रेज टू y का क्या मतलब है, इसमें से कोई नंबर उठाना है और वो इस फॉर्म का हो, समथिंग रेज टू समथिंग। तो वो या तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है, या तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाए, या परफेक्ट मतलब 4 लिख लेते हैं जिसका पावर 4 हो, या परफेक्ट 5 लिख लेते हैं, इससे ऊपर जाएगा। या परफेक्ट 6 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि x और y दोनों 2 से बड़े हैं, तो ये वाली चीज जो है 4 या उससे बड़ी होगी। तो हम लोग 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, 4, 9, 16, 16, 25, 36, फिर 49, 49 के बाद 64, 64, 64, 81, 100, 100, ठीक है। अच्छा परफेक्ट क्यूब, लेट्स टॉक अबाउट परफेक्ट क्यूब। तो 8, 2 का होल क्यूब 27, 27, 27, सर रिपीट हो 64 repeat हो ऑलरेडी आ जाएगा। चुका है तो लिखना नहीं है। 5 फिर पर 5 क्यूब तो 100 से भी बड़ा हो गया। परफेक्ट 4 तो 2 रेज टू 4 16 रिपीट हो जाएगा। ऑलरेडी आ चुका है। 3 रेज टू 4 81 ऑलरेडी आ चुका है, तो परफेक्ट 4 में कोई नहीं है। परफेक्ट 5 में 2 रेज 2 टू पावर 5 5, 2 पावर 5 32 अभी तक नहीं आया। 3 to the power 5 बहुत बड़ा हो गया। परफेक्ट 6 में 2 to the Repeat power हो जाएगा। 6 ऑलरेडी आ चुका है। ऑलरेडी आ चुका है। 3 to the power 6 बहुत बड़ा हो गया। अच्छा परफेक्ट 7 मतलब पहला ही टर्म बहुत बड़ा हो जाता, 100 से बड़ा हो जाता, तो अब इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये लोग कितने हैं, इधर 9 है, इधर 2 है और इधर 1 है, तो टोटल कितने हो गए 12। हाँ सर। एक केस मेरा परफेक्ट स्क्वायर में 100 रह गया और एक परफेक्ट 5 वाला रह गया। हाँ 32। चलो समझ में आ गई बात। 60 वाला 60 हो Yes. गया हमारा। अब 61, 63, 64, 65, 61, 61, सॉरी। देखो 61 जो है बहुत ही सिंपल सा डोमेन का क्वेश्चन है अपना। f(x) इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 into 3 raised to x minus 2 minus 9 raised to x minus 1 इसका प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos इनवर्स 1 minus x। ठीक है, चलो तो पहले लॉग की बात मानते हैं। तो लॉग क्या कहता है कि मेरा इनपुट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यस सर। और स्क्वायर रूट क्या कहता है कि मेरा इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दोनों लोग जो है आपसी सहमति क्या बनाते हैं, ग्रेटर देन 0 की, ग्रेटर देन 0। अच्छा ये तो एक एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो 3 रेज टू एक्स को टी मान लिया, तो 10t अपॉन 9 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इससे क्या बन जाएगा बताओ, टी स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो बिटवीन द रूट्स 1 से 9, मतलब 3 रेज टू एक्स शुड बी बिटवीन 1 से 9, तो x शुड बी बिटवीन 0 से 2। ठीक, तो ये पहले पार्ट का आ गया, डोमेन 1 इसको कह दिया से। अच्छा लेट्स टॉक अबाउट कॉस इनवर्स। देखो कॉस इनवर्स कैसा आउटपुट देता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हाँ 0 से पाई तक आउटपुट देता है। कॉस इनवर्स जो है वो 0 से पाई तक आउटपुट देता है। तो स्क्वायर रूट को कॉस इनवर्स से कोई इशू होगा क्या,
नहीं सर। नहीं सर। बस स्क्वायर रूट क्या कहेगा, कॉस इनवर्स। भाई तुम बस डिफाइंड हो जाओ। तो कॉस इनवर्स अपने अंदर वाले को कहेगा कि भाई तुमको डिफाइंड होना है, और कॉस इनवर्स को होता है कुछ नाटक, हाँ, उसका इनपुट -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, अगर तुम -1 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी इनइक्वालिटी जो है ना वो यही बन जाएगी। तो इससे जो है तुम्हारा x क्या आ जाएगा, 0 से 2, ये से d2 हो गया। अब दोनों का क्या करना है हम लोग को, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 2 both x will ओपन ब्रैकेट वाला ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना था ना शायद इस वाले में, इसमें। पहले वाले इक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में। नहीं देखो, स्क्वायर रूट के इनपुट को मैं अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लूँ, मतलब स्क्वायर रूट अगर जब मान लो 0 होता तो लॉग को एज एन 0 इनपुट मिलता, हाँ सर ठीक है। वो तो डिफाइंड ही नहीं होता। नहीं सर, वो बाद में चेक करने के लिए बोल रहा था मैं। कब बाद में, मतलब सर मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा था पेपर में उसमें मुझे लगा था कि स्क्वायर रूट और कॉस इनवर्स 1 - x दोनों लॉग। अच्छा अच्छा, चलो 61 के बाद कौन सा क्वेश्चन है, 63 है, 63, 64, 65, 66, 63, 64, 65, 66, ठीक है बस। सर 62 में भी मुझे ये पूछना था कि ट्रायल एंड एरर से सॉल्व होगा या एक मेथड ग्राफ से? ग्राफ बना के। चलो 62 देख लो। 62 क्या है, cot x इज इक्वल टू π/2 प्लस x, जहाँ पे x जो है वो -π से 3π/2 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, cot x का ग्राफ बनाया और इसका ग्राफ बनाया, और ये दोनों ग्राफ जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे ना उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो cot x के ग्राफ के लिए, अच्छा हम लोग को x का इंटरवल क्या रखना है, ये वाला रखना है। तो एक चीज़ आपने क्या कर ली, -π यहाँ पे कर ली, फिर यहाँ पे 0 कर ली, फिर यहाँ पे +π कर ली, और यहाँ पे हम लोग ने क्या कर लिया, 3π/2। तो जो हमारे cot x का ग्राफ होता है वो अगर याद हो तो ऐसे टाइप का होता है, फिर Yes, sir. इधर से भी ऐसे टाइप का और इधर से ऐसे टाइप का। अच्छा, π/2 प्लस x, ये तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती, तो Yes, π/2 से पास कर रही होती और पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन होती, ऐसी लाइन। तो कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, 1, 3 2 और 3। 3। So there are 3 points of intersection. So number of solutions will be, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन ग्राफ की हेल्प से सॉल्व हो रहा होगा। सॉरी, अब कौन सा है क्वेश्चन, 62 के बाद 63। हाँ सर। लेट्स गो टू 63। अच्छा, 63 कैसे टाइप का क्वेश्चन है, देखो f(x + 2y, x - 2y इज इक्वल टू xy। तो f(xy) क्या होगा वो पूछा गया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे x + 2y को t1 मान लो और x - 2y को t2 मान लो। तो x + 2y इज t1, x - 2y इज t2। सर फिर इनको ऐड सबट्रैक्ट करके x और y निकाल हाँ देंगे। सर। हाँ, x और y, तो x और y जो है ना तुम्हारा t1 + t2/2 आ जाएगा, और y जो है t1 - t2/4 आ जाएगा। तो इससे जो है, अब मैं सब कुछ t1 और t2 में लिखूं तो f(t1, t2) क्या होता, यहाँ पे x और y का मल्टीप्लीकेशन लिखते,
t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर होल अपॉन 8। तो देखो कैसी चीज लिखी है, जैसे जो चीज पहले लिखी है वो यहाँ पे लिखा दे और जो चीज बाद में लिखी है वो यहाँ पे लिखा दे। तो अगर जैसे हम लोग से कोई पूछता कि f ऑफ x कॉमा वाई क्या होता, तो मैं लिखता एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन। तो सर ये ऐसे क्वेश्चंस कब किए थे हमने? ऐसे क्वेश्चंस किए नहीं है, मतलब कुछ फिर कुछ ये क्वेश्चंस वाला हाँ। टेस्ट के वक्त ओरली हो गया था, मतलब दिख रहा था। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब वी एक्सपेक्ट कि एक दो क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएं कि एज अ सरप्राइज एलिमेंट, ठीक है, ये कि उसमें बुकलेट तुम का था इसलिए याद था, लेकिन इसका हाँ। सोल्यूशन नहीं समझा था तो कि तुम कैसे कर सकते हो इसको, ओके सर। ठीक है। 63 के बाद फिर कौन सी आती है, 64 की बारी आती है। मतलब एटलीस्ट कम से कम कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलत होता है ना और उसका सोल्यूशन देख लेते तो वो जीवन भर याद रहता है। सेक इनवर्स GIF ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका डोमेन फाइंड करना है अपने को। तो सेक इनवर्स क्या कहता है भाई, कि उसका इनपुट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सर वन या सॉरी 1 1 सॉरी गलती हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए या लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। अच्छा अब एक बात सुनो, जैसे ये वाली इनइक्वालिटी को मैं तुरंत कह सकता हूँ कि इसका कोई भी सेट नहीं आएगा, सोल्यूशन सेट नहीं आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो उसका जो GIF होगा वो कभी नेगेटिव से छोटा हो सकता है क्या -1 से? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली देख लिया कि इसका सोल्यूशन सेट जो है वो नल सेट आएगा। तो जो हमको सॉल्व करना है वो क्या करना है, बस इसी को सॉल्व करना है। अब GIF की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते थे, जैसे देख लेते थे कि GIF जो है क्या क्या आउटपुट हो सकता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब कि अंदर वाली चीज कहाँ से स्टार्ट हो सकती थी। सर हाँ बोलो। सर फिर GIF नेगेटिव भी हो सकता है ना, यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया है? क्योंकि जो अंदर क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये जो अंदर वाला क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ कैसा होता हाँ है। सर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके सर। तो पॉजिटिव क्वांटिटी का GIF कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। हाँ तो अपने यहाँ पे थे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 इधर ला दिया, कैंसिल हो गए। अब इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन सेट, अवे फ्रॉम द रूट्स -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब वैसे तो उधर नल सेट है, फाइनल आंसर तो इन दोनों का यूनियन होना चाहिए था, लेकिन उधर नल सेट है तो यूनियन कुछ फायदा करेगा नहीं, तो यही फाइनल आंसर हो गया हमारा। अंडरस्टूड। So this was question number कौन सा 64। 64 के बाद 65 66। Now see question number 65। देखो अगेन ये क्वेश्चन कैसा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सर मतलब मेरे को डाउट था हाँ सर, हम जब ये ग्राफ बना दे रहे हैं उसके बाद वो एग्जैक्टली वहाँ पे क्यों कट हो रहा है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कौन सा, ये वाले क्वेश्चन में ना। 65 में सर। हाँ वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ओके सो हम लोग को क्या करना होगा, दोनों के ग्राफ्स ड्रॉ करने होंगे। तो एक बार मैं अलग अलग ग्राफ शीट पे दोनों के अलग अलग ग्राफ्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक बार क्लैरिटी तो है कि ग्राफ कैसा दिख रहा होगा। अच्छा इसके रूट्स जो है वो अब पाई से डिवाइड हो गए होंगे, इंटीजर्स होंगे। जी हाँ। सर। तो जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया,
सिमिलरली -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अच्छा, इसका जो ग्राफ होता अगर मैं एक ही बार में ड्रॉ करना चाहूँ तो वैसे तो 1-2 स्टेप्स लगते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। ऊपर से 1 तक आएगा, मॉड ऊपर ln से x नीचे एंड 1 फिर तक y आएगा के और अलॉन्ग फिर फिर वो रिफ्लेक्ट कर रिफ्लेक्ट हो देंगे। जाएगा लॉन्ग वाई। आपने कराया था सर क्या? कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ होगा इसका। यस सर 2.713 भी मार्क करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, वो अभी मैं इसको जब इसके ऊपर एंटर पोस्ट करूंगा तो तब करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको हम लोग ने इसके ऊपर डाल दिया ताकि कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो पता कर लिया जाए। तो अब मेरे को ना एक ग्राफ पहले ड्रॉ करना चाहिए जिसमें साइन एक्स के ग्राफ को थोड़ा बड़ा दिखाना चाहिए मेरे को। अच्छा, और फिर ऐसा, ठीक है, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे दो ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे। अब मेरी बात सुनो, जैसे E जो होता E 2.7 होता है ना, तो E पे log ऑफ mod x का वैल्यू क्या होता, 1 होता, तो वो कहीं यहाँ पे होता। तो जो हमारा ग्राफ होता और E से पहले पे 1 से छोटी वैल्यू हो रही होती, इसका मतलब हमारा ग्राफ कैसे जा रहा होता, ऐसे जा रहा होता। ठीक है, इतना क्लियर है? ये पार्ट क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके। अच्छा, इधर जो है वो 1/e पे वो आता, क्या कहते हैं, 1 आता, 1/e पे 1 आता। तो 1/e मतलब 1/2.73, मतलब वो हाफ से भी छोटा। तो ग्राफ जो है इसके नीचे से ऐसे निकलता और ये ऐसे चला जाता। ये भी क्लियर है? यस यस सर। अब इधर वाले पार्ट को ड्रॉ करना है, इस वाले को। तो इसमें तो कोई इशू है ही नहीं, ये तो ऐसे ही तुरंत ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे -e होता तो -e पे जाके 1 हो रहा होता है ना। इसका मतलब बाकी सब जगह 1 से छोटा हो रहा होता और ये खुद 1 है बेचारा, मतलब इसके नीचे से ग्राफ जा रहा होता। ऐसा शेप का नहीं, ऐसे टाइप का, ऐसे। ठीक है, ये 1 वाला पॉइंट होता। अब फिर इसके ये 1 से ऊपर जा रहा होता, फिर इसके बाद तो ग्राफ साइन एक्स से कभी मीट नहीं करता। तो कितने पॉइंट्स आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 6। ठीक है, सर 65। ये हाँ, मॉड ऑफ ln मॉड ऑफ x, ये x और y दोनों के बराबर सिमेट्रिक नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा थोड़ा है कि mod y इज इक्वल टू mod ऑफ ln mod x। हम लोग तो किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, y इज इक्वल टू ln mod x का। हाँ सर, समझ गई। चलो, सो आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आ गया 65? इसके भी डाउट थे? अब 66 क्या है देख लेते हैं जल्दी से। कहाँ ये पेपर, 66 है, a line passes through 2, 2 and cuts a triangle देखो एक लाइन है 2, 2 से पास कर रही है और एक ट्राइंगल कट कर रही है
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब हम लोग किस ट्राइंगल की बात कर रहे होंगे, इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल OAB की, और इसका एरिया क्या बोल रहे होंगे, इसका एरिया जो है वो 9 यूनिट्स है। तो कुछ नहीं, इसके स्लोप्स के बारे में कुछ पूछा गया तो स्लोप हम लोगों ने क्या किया, m मान लिया। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, AB लाइन का इक्वेशन y - 2 इज इक्वल टू m टाइम्स x - 2। अच्छा, अगर मेरे को a का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता तो मैं क्या करता, y की वैल्यू 0 पुट करता, तो x की वैल्यू जो है क्या आती, 2 - 2/m। ठीक है, फिर सिमिलरली मैं इसमें अगर x की वैल्यू 0 पुट करता तो y की वैल्यू क्या आती, 2 - 2m, 0, 2 - 2m। ठीक है, अब देखो इस ये वाला जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 2 - 2/m, और ये वाला जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 2 - 2m। तो एरिया जो होता वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता। दैट शुड बी 9। तो यहां से क्या हो जाएगा कि m में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, यहाँ से जो है m में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और उससे m की वैल्यू फाइंड करनी होगी हम लोग को। ठीक है, आई विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन m, और उससे हम लोग को m की वैल्यू फाइंड करनी होगी, मतलब उससे एक तरीके से सम ऑफ रूट्स वगैरह निकालना होगा। Okay, so this was question number 66. के बाद कौन सा है क्वेश्चन, 67, 69। समझ में आ गया, बोलो बच्चों, 66 क्लियर है? यस सर। ओके, 67 जो है उसमें क्या है, देखो 67 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x + 3y = 4 एंड 6x - 2y = 7। तो देखो इस लाइन का जो स्लोप है वो -1/3 है, और इस लाइन का स्लोप जो है वो 3 है। ये दोनों डायगोनल्स हैं, ये दोनों डायगोनल्स हैं अगर, तो मतलब एक तरीके से क्या पता चल गया कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। अब डायगोनल्स परपेंडिकुलर कहाँ कहाँ होता है, रोम्बस और रॉम्बस और स्क्वायर। स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स तो परपेंडिकुलर होने चाहिए, और साथ में साइड्स भी 90 डिग्री पे। साइड्स का भी हाँ, साइड्स भी 90 डिग्री, बराबर होना चाहिए। हाँ, या डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। तो डायगोनल्स इक्वल होने की बात की है क्या इसमें, इस क्वेश्चन में? नो सर। नहीं। और रोम्बस के लिए बस क्या होना चाहिए, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट रॉम्बस। हाँ, एग्जैक्टली, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, रोम्बस। सो दिस वाज 67। 67 के बाद हम लोग 69 पे बढ़ते हैं। सर 69 पे टाइम वेस्ट हो गया बहुत। 69 तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर मतलब बट वो उन्होंने क्वेश्चन में इटसेल्फ में पॉइंट्स गलत दिए हुए थे, तो बाद में चेक हुआ अच्छा, कि क्वेश्चन नंबर 69 मतलब ये कोई डिस्कस करने का क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें A का कोऑर्डिनेट से फाइंड करना है, B और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और सेंट्रॉइड भी दिया हुआ है।
ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू जी का कोऑर्डिनेट। तो बस यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 69। ठीक है, एक मिनट रुकना। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 में बोनस मिलेगा ना? वो सर ने करेक्शन कराया था मेरे ख्याल से ग्रुप पे। हाँ सर कराया था। ये सर करा दिया था। हाँ, चलो अब 70 की सीरीज में आते हैं। सारे 70 से 71 से लेके 75 तक सारे सॉरी, चलो 71। सेवेंटी वन क्या है कि 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 7x इज इक्वल टू 27 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 10। तो इसमें हम लोग ने x को ऐसे लिख लिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ये किसका इसका सही हो गया 71? सर 27 का 2 ले लिया। अरे ऐसी गलती मत करो। तो सर इसमें मैंने GIF में लिखा, सबको फ्रैक्शनल पार्ट में लिखना चाहिए था। अच्छा, ओके, सो देखो इसको यहाँ पे पुट किया, तो पुट करने पे अल्टीमेटली 10 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शन 20 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 10। मतलब GIF ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। ये एक रिलेशन आया। ठीक है, अब इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं और कैसे मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, अलजेब्रिकली। तो पहले मैं अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं इससे बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 होल अपॉन 2। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक होता? 0 से 0 से 1 तक। तो इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है वो 1 से लेके 3 तक हो जाता। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। ये बात क्लियर है? अब देखो, एक बार मैंने इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को 1 लिया, तो उससे जो है अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उससे x क्या आ जाएगा x इज व्हाट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1 प्लस 0 विच इज 1। फिर एक बार इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को 2 लिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को 2 लिया, उससे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, हाफ। तो उससे x क्या आ जाएगा, 2 प्लस हाफ विच इज 2.5। ठीक है, ये दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हुई। तो इससे x का जो सम है वो पूछा गया है ना, तो 1 प्लस 2.5 दैट इज 3.5। सम ऑफ x इज 3.5। समझ में आई बात? तो ये तो क्या हुआ, मैथमेटिकली हुआ। अब ग्राफिकली हम लोग कर सकते हैं।
देखो ग्राफिकली में जैसे रिलेशन क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, तुम इसको ऐसे लिख लो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया और इसका ग्राफ ड्रॉ किया। तो देखो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -1, तो 0 से 1 के बीच में ऐसा ग्राफ होता, फिर 1 से 2 के बीच में ऐसा होता, 2 से 3 के बीच में ऐसा होता, 3 से 4 के बीच में कुछ ऐसा होता। अच्छा, ये जो हाइट होती वो कितनी होती, 2 होती। ये जो हाइट होती वो कितनी होती, 1 होती। ये -1 होती। अच्छा, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये कैसा ग्राफ होता, ऐसे होता, 2 तक स्ट्रेच कर रहा होता। ठीक है। अब आगे ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स फिर और ऊपर हो जाता, तो कभी वो छू नहीं सकेगा रेड वाला ग्राफ। अग्री करोगे? अब देखो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किए ये लोग, एक ये वाला पॉइंट था जिस पे इंटरसेक्ट किए, और एक ये वाला पॉइंट था जिस पे इंटरसेक्ट किए। दिख रहा है? तो जो ये वाला पॉइंट है उसमें तो डायरेक्टली दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या है, 1 है। और जो ये वाला पॉइंट है इसमें जो है, सबसे पहले जैसे मान लो कि इस स्ट्रेट लाइन का अगर तुम इक्वेशन लिखते तो इस लाइन का स्लोप क्या होता, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x -2। अच्छा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होता, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तुम्हारा 1 होता, तो 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x -2। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या आ जाता, 2.5। तो जो तुम्हारा दूसरा x कोऑर्डिनेट होता वो 2.5 होता। तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता, 3.5। 3.5। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलिए मूव फॉरवर्ड। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, Yes, sir. कौन सा था, 70, कौन सा था ये, 71 था आई थिंक। अब 72 क्या है, देखो जो दो हमारे क्वेश्चन वो वाले हैं ना, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट वाले, बोथ आर ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, 72 किसका इसका सही हो गया, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट? मेथड से लगाया था लेकिन बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। चलो कोई नहीं। तो देखो ये i होता है, ये d होता है, और ये i1 हो, मतलब di हुआ है, होता क्या है, ये 3,2 है, ये 6,-1 है, और ये 7,-2 है, और i1 जो है वो अल्फा कॉमा बीटा है। तो अब एक प्रॉपर्टी, हाँ 73 है क्या, सर, ये शायद 73rd क्वेश्चन है ना। 73rd है क्या, अच्छा हाँ 73rd है। तो कहाँ गया 72, कहाँ गया,
72 कौन सा है? ऑर्थो सेंटर आ रहा है। अच्छा, ऑर्थो सेंटर वाला। ओ चलो 73 कर लेते हैं, अब इतना बना दिया मैंने तो। फिर 72 पे बाद में आते हैं। ओके, 73 कितने लोग का सही हो गया? देखो 73 में एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो है ये इन सेंटर है, और इसको हम लोग I1 को क्या कहते हैं? एक्स सेंटर, एक्स सेंटर। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट। AD जो है वो एंगुलर बाइसेक्टर है। AD जो है एंगुलर बाइसेक्टर है। तो AI अपॉन ID जो होता है वही AI1 अपॉन I1D ये रेशियो होता है। मतलब एंगुलर बाइसेक्टर को जिस इंटरनल रेशियो में इन सेंटर बाइसेक्ट करता है, सेम एक्सटर्नल रेशियो में एक्स सेंटर बाइसेक्ट करता है। वही हार्मोनिक कॉन्जुगेट जैसा बोला किसी ने, ठीक है। सो AI, तो जैसे हम लोग से जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था? अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन 1 प्लस AI1 अपॉन I1D। तो AI1 अपॉन I1D जो है उसको हम लोग AI अपॉन ID लिख सकते हैं। बोलो भाई। यस सर। अब AI अपॉन ID तुम सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो इसको λ/1 लिख लिया AI अपॉन ID को, तो 6 क्या हो गया? 7 लैम्डा प्लस 3 होल अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो इससे आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो यही रेशियो जो है AI1 अपॉन I1D भी हो जाता। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो है वैसे तो हम लोग I1 इंडिविजुअली निकाल सकते हैं, एक्सक्लूसिवली I1 अलग से। क्यों? क्योंकि अब जैसे मान लो तुम ऐसे सोचो कि हम लोग को A पता है, D पता है, और I1 के लिए मैं 3:-1 लिख सकता हूँ रेशियो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। कर सकते हैं? तो उससे I1 आ जाएगा और अल्फा और बीटा आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में, स्पेशली इन दिस क्वेश्चन, I1 एज सच निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, अगर तुम पैटर्न ऑब्जर्व करो, दिस प्लस दिस 5, दिस प्लस दिस 5, दिस प्लस दिस 5, इसका मतलब इस लाइन का इक्वेशन कैसा हो रहा होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और अल्फा कॉमा बीटा इसके ऊपर लाई कर रहा होगा। इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा ये भी 5 हो रहा होगा हमारे लिए। समझे? यस तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 होल अपॉन 1 प्लस 3, मतलब 1 पॉइंट। सर मैंने 1 प्लस 3 की जगह 1 माइनस 3 लिख दिया एक्सटर्नल की जगह। पूरा सही सर कर मैंने 1 पता नहीं कहाँ से मैंने गलत रेशियो निकाल लिया, 1 + 1.5 कर दिया। अच्छा, चलो अभी क्लियर है। अब 72 पे आ जाते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 72। 72 जो है ऑर्थो सेंटर वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। तो जैसे मान लो A B C, ये H है। तो ABC का ऑर्थो सेंटर अगर H होता है तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि AHB का ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है सी है। वो C ही होगा। ठीक है। तो हम लोग को दोनों ऑर्थो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मतलब हम लोग को एक तरीके से CH का लेंथ निकालना है। वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट? द लेंथ ऑफ CH। ठीक है। तो C तो ऑलरेडी पता है, और H निकाल सकते हो क्या अगर तीनों वर्टाइसेस हमको नोन है तो? यस सर, स्लोप वाला। यस सर। हाँ, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 वाले टेक्निक से। तो वो तुम लोग खुद से कर लोगे। तो H फाइंड कर लेना स्लोप वाले से,
टेक्निक से, और फिर सी पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से सी एच निकाल लेना। तो सर ये 74 जो एच बी वाली प्रॉपर्टी थी जो सी पे ऑर्थो सेंटर हो रहा था, वो एच सी के लिए बी पे होगा, मतलब वो हाँ साइक्लिक हाँ है ना हाँ हाँ सिस्टम? हाँ सिमेट्रिकल। ए एच सी के लिए बी पे होगा, बी एच सी के लिए ए पे होगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 74। ओके 74 क्या है? ये ग्रिड वाला क्वेश्चन है। तो अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्यों हो गया? ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें मतलब स्क्वायर ग्रिड नहीं है, मतलब तो जितने लेंथ में उतने ब्रेथ में नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। 1 2 3 4 1, ये कितने लोग का सही हो गया? 2 3 4 5 सही लिखा है। ओके 0 1 2 3 4 5 2 3 4। Okay, so how many of you got this correct? 74th बच्चों। सर मेरा करेक्ट हुआ। गुड। सो क्या पूछा गया कि रेक्टेंगल्स विथ इवन साइड लेंथ, फिर उसके बाद स्क्वायर विथ ऑड साइड लेंथ। अब देखो इसमें हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही करना पड़ेगा। तो इवन साइड लेंथ का क्या क्या हो सकता है? जैसे 2/4 हो गया, 4/2 हो गया। अच्छा, रेक्टेंगल में स्क्वायर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, इक्वल साइड लेंथ वाले। ठीक है, ये जो डायमेंशन लिख रहा हूँ वो L/B लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, अब 2/4 अब ध्यान से देखो, जैसे 2 और हाइट 4, मतलब एक स्क्वायर ऐसा हो गया। तो मैं अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी जगह जा सकता था? 1 2 3 4। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर कहीं मूव कर सकता था क्या? नहीं। तो मतलब ये 4 × 1 4 हो गए। ठीक है, 4/2, तो 4/2 मतलब जैसे 4 ये हो गया और 2 ये हो गया। तो x के अलॉन्ग ये 1 हो सकता था और यहाँ पे भी जा सकता था 2, और y के अलॉन्ग 1 2 3 6 हो गया। 2/2 अब कौन सा कलर यूज करूं? ये कर लेता हूं, ये 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 ये। तो x के अलॉन्ग 1 2 3 4, y के अलॉन्ग 1 2 3। समझ में आ रहा है सबको? यस सर हम इसको बिना ऐसे काउंटिंग के भी कर सकते थे ना? कैसे? तो लाइक जो इवन साइड्स हैं अगर हम उसको नंबर कर दें एंड फिर या तो हम बोथ इवन साइड सेलेक्ट, बोथ मतलब इवन नंबर वाली लाइन सेलेक्ट करें एंड बोथ ऑड नंबर वाली, इवन माइनस इवन विल बी इवन एंड ऑड माइनस ऑड विल बी इवन। ओके, तो उससे क्या फॉर्मूला बन रहा है? अच्छा, 4/4 1 2 3 4, ये 4/4 हो गया। तो इधर एक भर सकते थे और ऊपर एक भी नहीं भर सकते थे, तो वो एक ही होता, सॉरी 2 होते, दो होता। हाँ सर दो 2। 2 होते। तो कितना हो गया? 4 2 10 24, रेक्टेंगल्स 24 हो गए। ठीक है, स्क्वायर के बारे में अगर बात करें ऑड साइड लेंथ का, तो 1/1
एंड 3/3। ठीक है, तो 1/1 के लिए तो जितने ब्लॉक्स है उतने को काउंट कर लेते हैं, तो टोटल 20 ब्लॉक्स हैं। और 3/3 के लिए वही टेक्निक जो अभी तक यूज कर रहे थे, ये और ये। तो इधर भी, इधर 3 मूव कर सकते थे, इधर 2 मूव कर सकते थे। तो 3 × 2 6, ये क्या हो गया 26। तो जो हमारा आंसर हो गया वो आ गया 12/3। ठीक है, इसको अब तुम उस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, डेसिमल में शायद पूछा गया। तो टिल 2 डेसिमल प्लेस तक कुछ 0.92 आ जाएगा, टिल 2 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो 74 हो गया। अब जल्दी से बस 75 कंप्लीट सर करके। आप इसका एक बार दूसरा मेथड बताओगे? दूसरा मेथड कौन सा? मतलब मेरे को तो ये सिलेक्शन वाला, उसमें गड़बड़ हो रहा है मेरा। मैं तो इसी मेथड के साथ कंफर्टेबल रहता हूँ, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। सिलेक्शन वाले में कैसे करते हैं वो, मतलब अगर अलग अलग साइड लेंथ होती है तो वहाँ पे किसका आया था सिलेक्शन के थ्रू? सर मेरा आंसर नहीं आ रहा उससे, बाद में जाके कुछ मिस्टेक हो रही है। सर मेरा भी ऐसा हमने क्लास में किया था सर सिलेक्शन से। अच्छा, तो मतलब मैं तो ऐसे ही करता हूँ, तो इसमें कभी मेरे से गड़बड़ नहीं होती है। और सिलेक्शन बहुत बड़ा आ गया तो एक बार जैसे हिमांशु सर से पूछ लेना क्लास में, ठीक है, कि दूसरे मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। एक बार अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है एनसीआर और एनपीआर है। तो एनसीआर के लिए क्या कंडीशन होती है? n should be greater than equal to 1, r should be greater than equal to 0, n should be greater than equal to r। और एमपीआर के लिए क्या कंडीशन होती है? क्या सेम कंडीशन होती है क्या? हाँ सर। सेम कंडीशन होती है, तो दोनों में कंडीशन लगा देना। तो x और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, और ये भी मेक श्योर करना कि ये लोग जो हैं वो सब क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स हों, वैसे टाइप का, नेचुरल या होल नंबर्स हों। ठीक है, ये कर लोगे? जैसे अगर हम लोग को करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा 16 - x should be greater than equal to 1, 2x - 1 should be greater than equal to 0, and 16 - x should be greater than equal to 2x - 1। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा x less than equal to 15, इससे क्या आ जाएगा x greater than equal to हाफ, और इससे क्या आ जाएगा x less than equal to 17/2। तो बताओ ओवरऑल क्या आएगा? हाफ से 17/2 आता। 17/3 होगा ना सर? हाँ, तो वही फिर से x जो है वो हाफ से 17/3 आता। अब दूसरा वाला जो है वो हम लोग लिखते 20 - 3x greater than equal to 1, 4x - 5 greater than equal to 0, and 20 - 3x greater than equal to 4x - 5। तो इससे क्या आता बताओ? x less than equal to 19/3, x greater than equal to 5/4, और x less than equal to 25/7। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होता है जल्दी से बताओ? 2,3। 5/4 से 25/7। ठीक है, ओके, चलो अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें x कौन कौन से वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, बस। इसमें x क्या क्या हो सकता है? 2, 3 हो सकता है।
अब इन दोनों का जब तुम इंटरसेक्शन लेते तो x क्या आता, 2 और 3 आ जाता, x क्या आ जाता, 2 और 3 आ जाता। अब क्योंकि x 2 और 3 आ जाता हमारा, तो शायद नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा, 2, और 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है तुमको डोमेन में तो तुरंत क्लिक कर जाएंगे, लेकिन अगर रेंज पता करना हो तो रेंज पता करने के लिए हम लोग को ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, पहले डोमेन फाइंड कर लेना चाहिए। इसके जो डोमेन आते हैं वो कैसे आते हैं, कुछ फाइनाइट नंबर्स आते हैं, कुछ फाइनाइट डिस्टिंक्ट नंबर्स आते हैं। तो अगर रेंज फाइंड करना होता तो जो एक्सप्रेशन है एक बार उसमें x की वैल्यू 2 पुट कर देता तो कुछ y की वैल्यू आती। सिमिलरली एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 3 पुट कर देता तो y की वैल्यू आती। तो उससे जो है हमारा रेंज के 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन रेंज में दिया हो तो कर लोगे रेंज फाइंड करने के लिए? यस सर। चलो, सो दैट इज आवर पेपर डिस्कशन। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, मतलब पेपर डिस्कशन खत्म। मैं बहुत दिन से डीपीपी नहीं दे पा रहा था, आज रात से स्टार्ट करूंगा फिर से। ठीक है। तो वही पुरानी डीपीपी जो 18 तक डीपीपी की थी हम लोगों ने, अब जो है डीपीपी कैसे दूं, डेली दूं कि ऑल्टरनेट डेज दूं, बताओ। सर ऑल्टरनेट डेज ऑल्टरनेट बेटर रहेगा हल्का सा। ऑल्टरनेट बेटर रहेगा, चलो ठीक है। सर आप तो 18 तक के आंसर्स भी भेज देना प्लीज। हाँ मैं भेज दूंगा यार, भेज दूंगा मैं 18 तक के आंसर भी भेज दूंगा, विद सॉल्यूशंस भेज दूंगा। हाँ, सो आज जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो लेट्स कम टू कैलकुलस पार्ट। तो आज से, अब से मतलब नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, बाकी तो इससे पहले पेपर डिस्कशन था, इवन एंड ऑड फंक्शन। तो अ फंक्शन fx is called an even function if it satisfies following criteria। और वो क्राइटेरिया क्या है कि f of minus x is equal to fx for all x belonging to domain of the function। for all x belonging to what, domain of the function। तो मैं fx को क्या कहूँगा, एक इवन फंक्शन कहूँगा। मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है उसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करने पे भी जो एक्सप्रेशन है वो सेम रहे। जैसे याद है हम लोग सिमेट्री ऑफ ग्राफ में देखते थे कि x की जगह माइनस एक्स पुट करने पे भी एक्सप्रेशन सेम है क्या, तो अगर वो सेम रहते थे तो उसके ग्राफ्स क्या होते थे, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते थे। उसके ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते थे। तो उसके ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते थे। तो वो फंक्शंस पता है एक्चुअली कैसे फंक्शंस होते थे, इवन फंक्शंस होते थे। सो कैन यू नेम सम इवन फंक्शंस एग्जांपल? आपने क्या लिखा है, Modulus for all x function. belongs to, क्या हुआ, for all x belongs to क्या लिखा है? डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ln mod x। Modulus function. ठीक है, मॉड एक्स हो गया, 2n x power 2n। कॉस एक्स हो गया, एक्स का इवन पावर हो गया, और कौन हो गया, ln x। ln x नहीं, ln x में तो ln माइनस एक्स। सर मतलब सॉरी ln mod x सॉरी। Nine देखो module। ऐसे तो हम लोग फिर बहुत सारे फंक्शंस डिराइव कर सकेंगे।
मैं अभी कौन से फंक्शंस के एग्जांपल लिख रहा हूँ? जो बेसिक्स फंक्शन होते हैं, जिनका हम लोग ने स्टार्टिंग में 22-23 फंक्शंस के ग्राफ्स पढ़े हैं ना, उनके। ठीक है, x रेज टू 2n। उसके बाद एनीथिंग एल्स सोचो। sec x हो गया। ठीक है, सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? इवन फंक्शन। अब ऐसे ही एक ऑड फंक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अ फंक्शन fx is called an odd function if f of minus x is equal to minus fx for all x belonging to domain of the function. If f of minus x is equal to minus fx for all x belonging to what? Domain of the function. तो इसके एग्जांपल्स बताओ। sin x tan sin x x, tan x, cot x, sin x, tan x, cot x। उसके बाद x to the power 2n plus 1। हाँ, x का ऑड पावर। ठीक है, सिग्नम x। फाइन, सिग्नम x में भी एक ऑड फंक्शन होता है। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि इफ अ फंक्शन इज नॉट एन इवन फंक्शन then it must be odd. False। false, false ये क्या हो जाएगा? false हो जाएगा। This will be false for us. ठीक है, x रेज टू 2n कैसे है इवन? हार्दिक, x रेज टू 2n का क्या मतलब है? जैसे x स्क्वायर, x रेज टू 4, तो इसमें तुम x की जगह माइनस एक्स भी पुट करोगे तब भी वही आएगा ना एक्सप्रेशन। हाँ, तो ये ट्रू एंड फॉल्स में ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़े है कि हर फंक्शन या तो इवन हो या तो ऑड हो। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब मैं अगर f ऑफ माइनस एक्स निकालता तो ये क्या बनता? एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स विच इज माइनस साइन एक्स। अच्छा बताओ, ये fx के बराबर है कि माइनस fx के बराबर? f ऑफ माइनस एक्स के बराबर? दोनों के बराबर नहीं है। किसी के बराबर नहीं है। माइनस fx के बराबर नहीं है ना fx के बराबर है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू fx और माइनस fx, विच मीन्स इस केस में मैं fx को क्या कहूंगा? इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। fx is what? It is neither even nor odd. ठीक है, सर सर हम ये ln ग्रेटेस्ट x के लिए इंटीजर भी बोल फंक्शन सकते को हैं। हम ऑड फंक्शन बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर को, यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऑड फंक्शन नहीं बोल सकेंगे। अभी बताता हूं क्यों नहीं बोल सकेंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे? और कोई कुछ बोल रहा था ना? सर ये वाला जो फॉल्स था वो हम ln x से भी बोल सकते थे ना। e to the power x। हाँ, ln x से भी बोल सकते थे, e टू द पावर x से भी बोल सकते थे। ठीक है, तो हमारे फंक्शंस की 3 वैरायटी बन सकती है। क्या क्या वैरायटी बन सकती है? या तो वो इवन हो, या तो वो ऑड हो, या तो वो नाइदर इवन नॉर ऑड हो।
ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इवन फंक्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता था, उसकी क्राइटेरिया क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब कुछ प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी होती है इवन फंक्शन की, इसके ग्राफ से रिलेटेड, इसका ग्राफ जो है वो क्या होगा, Symmetric about y-axis. यस इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और अगर तुम ध्यान दो तो अगर हम लोग ने जो भी इवन फंक्शंस पढ़े जैसे cos x या mod x या, तो इन सब के ग्राफ्स जो होते हैं वो y एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे ये cos x हो गया, फिर ये mod x हो गया, इनके ग्राफ क्या हो गए अपने y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो गए। ये बात क्लियर है, पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि डोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स शुड बी symmetrically distributed about origin. About what? Origin. Domain of fx should be symmetrically distributed about origin. अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को, जो पहला पॉइंट है उसको जैसे तुम एक थंब रूल मान के चलो कि y एक्सिस के अबाउट उसका ग्राफ सिमेट्रिकल होगा। ग्राफ सिमेट्रिकल होने का क्या मतलब है कि इसका जो मिरर इमेज है वो ये होगा। हाँ, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x जो है वो से -2 से 3 है। तो अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे सोचते कि भाई एफ एक्स एक्स स्क्वायर है और x क्या है -2 से 3 है, मतलब x इसको देखते ही नहीं, वो सोचते कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो मैं एफ ऑफ -x निकालता तो वो एफ एक्स आ जाता। लेकिन अगर इसके ग्राफ की हम लोग बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता क्या, हाँ, क्योंकि x जो है वो -2 से 3 के बीच में, तो क्या इसका ग्राफ अभी मिरर इमेज है एक दूसरे का? नहीं सर, नहीं है। सो इस केस में आई विल राइट कि एफ एक्स इज नॉट एन इवन फंक्शन। इसीलिए बार बार क्या लिखा जा रहा है कि एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अगर जैसे मेरे से कोई पूछता इस क्वेश्चन में कि क्या f ऑफ 2.5 इज इक्वल टू एफ ऑफ -2.5 है क्या, क्योंकि जैसे मान लो मैंने x 2.5 मान लिया, वो तो डोमेन का पार्ट है ही, लेकिन -2.5 डोमेन का पार्ट है नहीं सर, नहीं, तो f ऑफ -2.5 तो नॉट डिफाइंड है। f ऑफ 2.5 क्या आ जाता, 2.5 का होल स्क्वायर मतलब 6.25, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल। अंडरस्टूड? सो जो हमारे इवन फंक्शन होते हैं, जैसे मान लो एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, तो उसका जो डोमेन होता है हमेशा -α से +α टाइप का होता है। उसका जो डोमेन होता है वो कैसे टाइप का होता है, -α से +α।
मतलब जितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गए उतना ही नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी गए। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। यस सर। सो अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ represents that of an even function। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा ग्राफ इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लेट्स डू इट। जैसे ये 1 है, ये -1, पहला पार्ट। फिर सेकंड पार्ट जो है ये है -1 है, 1 है। फिर थर्ड पार्ट ये वाला। चल बताओ। फर्स्ट एंड थर्ड है। हाँ सर, फर्स्ट एंड थर्ड है, सेकंड नहीं है। तो फर्स्ट का देखो सिमेट्रिकल है, तो इसके सामने मैं क्या लिख लूंगा, यस इट इज इवन फंक्शन का ग्राफ। सेकंड में क्या है कि एक पॉइंट पे गड़बड़ हो जा रही है, तो ये नो इट इज नॉट ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन। अच्छा, थर्ड में जो है जिस पॉइंट पे इधर अनडिफाइंड है उसी सिमेट्रिकली इधर भी अनडिफाइंड है, तो ये यस हो जाएगा। सर क्वेश्चन अपने ये था, ग्राफ के एंड पॉइंट्स मार्क नहीं किए तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। चलो इसको P लिख लिया, इसको -P लिख लिया, ठीक है। हार्दिक क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ग्राफ इवन फंक्शन का ग्राफ होगा और कौन सा नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन, जैसे मान लो डिटरमाइन वेदर इवन और नॉट। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक सेकंड थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हो गया सर, थैंक यू। x³ - 3x² होल अपॉन x - 3। ठीक है, ये इवन फंक्शन है कि नहीं है। सर नहीं है। सर नहीं हो सकता सर। सो देखो बच्चों, जैसे इसमें तुम अगर x² कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा, x - 3 होल अपॉन x - 3। तो मैं x - 3 को कैंसिल करूंगा, लेकिन साथ में ये भी लिख लूंगा कि x 3 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाता। तो ये कैसे टाइप की चीज बन गई, fx इज इक्वल टू x² वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3। so if I think about this graphically, तो ये पता है कैसा ग्राफ बनता अपना, ये जो है x² का तो ग्राफ बनता 3 पे सेकंड हॉलो सर्कल आता। या वैसे बने। डॉट ऐसे टाइप का। ठीक है, 3 पे हॉलो सर्कल आ जाता।
तो ये ग्राफ तो सिमेट्रिकल है नहीं अबाउट वाई एक्सिस, एक पॉइंट पे गड़बड़ हो गई, तो आई विल से इट इज नॉट एन इवन फंक्शन। ठीक है, ये पहला पार्ट है सर। लेट्स राइट सेकेंड पार्ट। fx is equal to x raised to 4 minus 3x square whole upon x square minus 3। इसमें रिकॉग्नाइज करना है इवन ऑड के बारे में आपको। सर इवन है सर। इवन है सर। सिंप्लीफाई करते तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई क्या करते कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैं कैंसिल तो करता ही, लेकिन साथ में ऐसे लिख देता कि एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो इसका जो ग्राफ बनता, इसका कुछ ग्राफ ऐसे टाइप का बनता। ठीक है, तो अगर √3 पे नहीं डिफाइंड हो रहा तो माइनस √3 पे भी नहीं डिफाइंड हो रहा, तो ये फंक्शन क्या होता, इवन होता। ठीक है, अब ऐसे ही टाइप का थोड़ा सा डिस्कशन ऑड फंक्शन के लिए करते हैं। ऑड फंक्शन के लिए तो अच्छा ये बताओ कि ऐसे जो फंक्शंस हैं जो केवल एक साइड ऑफ ओरिजिन के लिए डिफाइंड हो रहे हैं, वो इवन हो सकते हैं क्या? जैसे मान लो ऐसे कोई फंक्शन है जिसका डोमेन x ग्रेटर देन 0, वो इवन हो सकता है? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। नहीं हो सकता। No, sir. इट कैन नेवर बी इवन। ठीक है, वो इवन नहीं हो सकता। अच्छा, ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने इवन फंक्शन में एग्जाम्पल्स लिखे थे, मतलब ग्राफ लिखे थे, तो ऑड फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो क्या होते हैं? ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अबाउट व्हाट? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होने का क्या मतलब है? फिर पहले y से इमेज लिया फिर x से ले लिया। सर वही तो जैसे पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे ऑड फंक्शन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? sin x, फिर tan x, और कौन सा, जैसे x क्यूब। सो दीज आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो जैसे मान लो किसी का मैं एक ग्राफ दिखाऊं, किसी एक का भी ग्राफ दिखाऊं, किसका ग्राफ दिखाऊं? एक्स क्यूब का ग्राफ दिखाता हूं। एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का होता है। तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब है? तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे मान लो मैं यहाँ से अल्फा डिस्टेंस गया और मैं यहाँ से भी अल्फा डिस्टेंस गया, मतलब माइनस अल्फा, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा आएगा, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, अगर वो ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, तो माइनस अल्फा कॉमा माइनस एफ ऑफ अल्फा आएगा, अगर वो ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। जैसे एक्स क्यूब की अगर बारे में बात करो, तो एक्स क्यूब के बारे में मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा कॉमा अल्फा क्यूब, और इसका क्या लिखते हैं? माइनस अल्फा कॉमा माइनस अल्फा क्यूब। तो मैं ऐसे पॉइंट्स को क्या कहता हूँ? ये लोग सिमेट्रिक, मतलब ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है। मतलब इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होता वो ओरिजिन पे लाई करता। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता वो क्या होता? ओरिजिन पे लाई करता। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे भी जो डोमेन होना चाहिए
जैसे वहां पे माइनस अल्फा से अल्फा होता था ना, तो यहाँ पे भी डोमेन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, माइनस अल्फा से अल्फा होना चाहिए। तो इसका भी डोमेन जो है, डोमेन ऑफ ऑड फंक्शन, दैट शुड आल्सो बी x बिलोंगिंग टू माइनस अल्फा से अल्फा टाइप का होना चाहिए। फाइन। अच्छा, ऑड फंक्शन के रेस्पेक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इफ fx is defined at x is equal to 0, then its graph must pass through origin. Then its graph must pass through what? Origin. इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये एक नोट है और इसको हम लोग को प्रूफ करना है कि अगर fx ऑड है और वो x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, तो इसका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करना चाहिए। सर अगर ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो सर सिमेट्रिकल f नहीं ऑफ होगा 0 ना। प्लस एक ही मतलब एक ही उस पे लाइन पे 2 पॉइंट्स हो जाएंगे फिर, अगर हमें सिमेट्री मेंटेन करनी है तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। ये भी कह सकते हैं। और मैथमेटिकली अगर मेरे को शो करना है, मतलब ये तो अपने ग्राफिकली डिस्कस कर रहे हैं ना, देखो ऑड फंक्शन है तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन। और अगर हमारा फंक्शन डिफाइंड हो रहा है x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब कुछ ऐसे भी ऑड फंक्शन होते हैं जो x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल cot x। cot x होता है कि x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं नहीं होता। नहीं सर। अब मैं अगर x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दूं तो यहाँ पे f ऑफ माइनस 0, मतलब इससे अपन क्या लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। f ऑफ 0 का क्या मतलब होता है बताओ? कि y फंक्शन एट वैल्यू ऑफ y वैल्यू when y it's at equal x equal to 0। वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0 इज 0। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 है तब आपकी y की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब 0,0 ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट होगा। अब देखो हम लोग जितने भी एग्जांपल्स है उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे साइन x, देखो क्या ये ओरिजिन से पास करता है? yes sir बोलो भाई। यस सर। यस सर x क्यूब देखो क्या ये ओरिजिन से पास करता है? yes sir यस सर। यस। फिर और कौन सा? जैसे मान लो मैंने सिग्नम x बोला था, तो सिग्नम x का ग्राफ जो होता है वो ऐसे टाइप का होता है, ये और ये। तो देखो ओरिजिन के ऊपर पॉइंट है मतलब। लेकिन अगर cot x है, इफ आई टॉक अबाउट cot x इस कैटेगरी से थोड़ा डिफरेंट है, अग्री करोगे? क्योंकि cot x जो है वो ओरिजिन पे x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड ही नहीं होता। तो जब x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड ही नहीं है तो उसका ग्राफ तो y एक्सिस को कभी मीट करेगा ही नहीं, तो उसके बारे में फिर हम लोग कुछ नहीं कहते। लेकिन हाँ, अगर कोई फंक्शन अगर कोई ऑड फंक्शन है जिसमें x इज इक्वल टू डोमेन, सॉरी x इज इक्वल टू 0 उसके डोमेन का पार्ट है, तो उस वहां पे y की वैल्यू भी 0 होगी। इवन फंक्शन में हम लोग कुछ ऐसा कह सकते हैं क्या, बताओ बच्चों? कैन वी से समथिंग लाइक दिस फॉर इवन फंक्शन कि उसको ओरिजिन से पास होना ही है या नहीं में होना? तो कुछ भी हो सकता है ना, नहीं सर। जीरो भी जीरो नॉट नहीं सर sir f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 हो जाएगा तो हाँ, उसमें- नॉट नेसेसरी। मतलब इवन फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स।
अब तुम अगर x की वैल्यू 0 पुट करो तो उससे f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो ये तो कोई खास बात नहीं आई ना, इससे हम लोग को f ऑफ 0 एग्जैक्टली क्या है वो थोड़े पता चला। तो इवन फंक्शन के लिए क्या कह सकते हैं कि इफ इट इज डिफाइंड at x is equal to 0, it may or may not pass through origin. It may or may not pass through origin. लेकिन अगर odd फंक्शन है और अगर वो 0 पे डिफाइंड है, x is equal to 0 पे, तो उसको origin से पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे may में कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, ओरिजिन से पास करता है वो। मे नॉट में कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, से cos x वाला एक्स एग्जाम्पल। स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सी या cos x जो भी लिख लें। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पॉइंट, से थर्ड पॉइंट। तो ये इवन एंड ऑड फंक्शन के मिक्स पॉइंट्स हैं कि इफ fx इज एन इवन फंक्शन देन उसका जो डेरिवेटिव होगा वो एक ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर fx ऑड है, अगर fx क्या है, ऑड फंक्शन है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो खुद एक इवन फंक्शन होगा। समझे? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करता हूँ, फिर उसको मैथमेटिकली भी वी विल डिस्कस। जैसे मान लो fx जो है मैंने cos x ले लिया, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x माइनस साइन x। अच्छा, ये इवन है और माइनस साइन x कैसा फंक्शन होता है, ऑड होता है। सिमिलरली अगर मैं fx को ऑड ले लेता, तो fx को साइन x ले लेता, उसका डेरिवेटिव क्या होता, cos x। तो ये ऑड है और cos x हम लोग को पता है पहले से इवन है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है हम लोग को, इस चीज को प्रूफ करना है। तो एक बार ट्राई करो 2 मिनट के लिए, इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग मैथमेटिकली। वो करो, मैं 1 मिनट में आया। ओके, हुआ? सर चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट। अच्छा, हाँ हाँ, वेरी गुड। देखो इवन है, इसका क्या मतलब है कि fx इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड, तो f डैश x जो है वो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस एफ डैश एक्स। और एक माइनस बाहर आ जाता। तो तुम अगर सोचो तो f डैश एक फंक्शन है
तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश माइनस एक्स। तो इससे क्या पता चलता है कि एफ डैश एक्स एक ऑड फंक्शन है। और सिमिलरली हम लोग वो दूसरा वाला भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट है। प्रूफ एक बार फिर बता सकते हैं? देखो मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। इवन है तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ एफ डैश माइनस एक्स। तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश माइनस एक्स। एफ डैश भी तो एक फंक्शन होता है ना, जैसे मान लो एफ डैश एक्स को तुम जी एक्स मान लेते, तो हम लोग एक तरीके से क्या लिख रहे होते कि जी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स। ये क्या बताता है जी एक्स के बारे में कि वो एक ऑड फंक्शन है एंड जी एक्स इज नथिंग बट एफ डैश एक्स। तो मतलब एफ डैश एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, यस सर। ओके गुड। अच्छा अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है कि इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन which is differentiable at x is equal to 0, which is what? Differentiable at x is equal to 0, then its graph, then tangent to the graph at x is equal to 0 must be horizontal. Must be what? Horizontal. जैसे अगर हम लोग इवन फंक्शंस की बात करें, तो जैसे cos x की बात करूं अगर मैं, तो cos x का एग्जांपल लूं, तो x इज इक्वल टू 0 पे जो टेंजेंट है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। सिमिलरली अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात, Differentiable at x is equal to 0 मतलब? टेंजेंट टू द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है नहीं कि सर, उस, differentiable at x is equal to 0. अच्छा डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 का ये मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब कर्व स्मूथ होगा। जैसे नॉन डिफरेंशिएबल कब होता है? जैसे मान लो ऐसा कोई ग्राफ हो हमारा, ऐसे टाइप का, तो इस पॉइंट पे जो वन साइडेड टेंजेंट है वो ऐसे आता है, लेफ्ट हैंड टेंजेंट, और जो राइट हैंड टेंजेंट है वो क्या आता है? ऐसे आता है। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि इस पॉइंट पे कोई भी यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता। समझ ठीक है, गई। तो डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि उस पॉइंट पे अगर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा हो तो वहां पे जो टेंजेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। अब डिफरेंशिएबल शब्द क्यों लिखा है? क्योंकि जैसे मॉड एक्स की बात करूं, तो मॉड एक्स भी एक इवन फंक्शन है, लेकिन इसका जो टेंजेंट है, बताओ वो एक्स इज हॉरिजॉन्टल है क्या एक्स इज इक्वल टू 0 पे? नहीं, एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो इसका टेंजेंट ही कोई नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो खैर हम लोग ये दो एग्जांपल्स देख रहे हैं, cos x और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दिख रहा है टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। अच्छा इस चीज को हम लोग क्या मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं? एक बार ट्राई करो।
सर पिछले वाला स्टेटमेंट यूज करके प्रूव भी हो जाएगा ना अपने आप? हाँ, तो जैसे इवन फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते थे जैसे पिछले वाले बार किया था, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश माइनस एक्स। अब इसमें क्या कर लिया हम लोगों ने, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो f डैश 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f डैश 0। इससे क्या आ गया, 2 टाइम्स f डैश 0 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स f डैश 0 इज व्हाट, 0 ओनली। f डैश 0 का क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, वो क्या है, 0 है। टेंजेंट का स्लोप 0 है, इट मीन्स टेंजेंट स्लोप is 0 at x is equal to 0। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था कि हमारा टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अच्छा, ऑड फंक्शन के लिए हम लोग कुछ ऐसा कह नहीं सकते, नथिंग कैन बी सेड अबाउट slope of tangent at x is equal to 0 for what, odd function। ठीक है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक साइन एक्स का एग्जांपल लूं, तो साइन एक्स में टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0 है क्या x इज इक्वल टू 0 पे, नहीं। लेकिन अगर मैं एक्स क्यूब का एग्जांपल लूं, x इज इक्वल टू 0 पे जो टेंजेंट होता है वो यही होती, एक्स एक्सिस होती, तो टेंजेंट का स्लोप जो है वो 0 होता। तो दोनों भले ऑड फंक्शन है, लेकिन टेंजेंट के स्लोप जो है दोनों में, एक में 0 है और एक में नॉन 0 है। समझ में आई बात? यस स्टूडेंट्स, बोलो ये क्लियर है? यस सर। सर हम एक्स क्यूब के स्लोप के बारे में बोल सकते हैं क्या? हाँ, एक्स क्यूब जो होता, जैसे इसका dy बाई डी एक्स अगर तुम निकालोगी ना, तो वो क्या आता, 3x स्क्वायर आता, और उसमें जब तुम x की वैल्यू 0 डालती तो वो क्या आ जाता, 0 आ जाता। यस सर। ठीक है, और मैंने याद है बताया भी था कि जो एक्स क्यूब का ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस पे लेट के जाता है हाँ सर, ग्राफ से तो याद है, लेकिन वो 0 मैथमेटिकली। ओके चलो, तो ये बात समझ में आ गई सबको। अब रेंज रिलेटेड बातें, रेंज रिलेटेड बातें अगर मैं कहूँ तो सर एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं, ऑड फंक्शंस के लिए हम श्योरिटी के साथ क्यों नहीं कह सकते? ऑड फंक्शंस के लिए श्योरिटी के साथ, देखो मैंने एक तो 2 एग्जांपल्स दिए तुम्हारे सामने, एक साइन एक्स और एक एक्स क्यूब का एग्जांपल दिया, बोथ ऑफ देम आर ऑड फंक्शंस, फाइन। लेकिन साइन एक्स पे जो टेंजेंट होता उसका स्लोप, इसका स्लोप जो होता है वो 1 होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं होता, और एक्स क्यूब पे जो टेंजेंट होता वो हॉरिजॉन्टल होता। अच्छा, इसका अगर मेरे को मैथमेटिकल प्रूफ दिखाना है, इफ आई वांट टू शो मैथमेटिकल प्रूफ, तो पहले उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि एफ एक्स ऑड फंक्शन है, एफ एक्स कैसा है, ऑड है, तो ऑड है, ऑड है और डिफरेंशिएबल भी है एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो मैं क्या लिखता कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये ऑड फंक्शन का डेफिनेशन होता है। अब दोनों साइड हम लोग ने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये क्या आएगा बताओ, माइनस ऑफ एफ डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश एक्स, या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश माइनस एक्स। अब इसमें जब तुम x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो उससे क्या आ जाएगा, f डैश 0 इज इक्वल टू एफ डैश 0। ये बहुत ही ऑब्वियस बात आई,
इससे मेरे को एफ डैश जीरो एग्जैक्टली क्या होगा वो नहीं पता चलेगा ना, बस एफ डैश जीरो जीरो हो भी सकता है या नॉन जीरो क्वांटिटी भी हो सकती है। ठीक है, ये क्लियर है? हेलो, यस सर। ओके, चलो अभी लगभग और भी टाइम लगेगा इवन ऑड फंक्शन में, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, टाइम ऑलमोस्ट हो ही चुका है। फाइन, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इवन एंड ऑड फंक्शन डिस्कस करेंगे। और क्या कहते हैं, तुम लोग को बुकलेट से क्वेश्चंस रेंज के बता दिए ना कि कौन कौन से करना है? यस सर। यस सर। उसको कंप्लीट कर लेना, एक दिन बैठ के अपने डाउट सेशन रख लेंगे, डाउट कर लेंगे। सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन सारे, मोस्ट ऑफ देम, मतलब 85 to 90%। हाँ सर, रेंज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था लेवल 2 में। अच्छा, हाँ, रेंज देखो, रेंज जो है डोमेन के मुकाबले थोड़ा टफ होता है, मतलब रेंज उतना आसान नहीं होता जितना डोमेन होता है। तो रेंज पे कंट्रोल पाते पाते थोड़ा समय लगता है अपने को। तो विद टाइम, विद इन अ मंथ, तुम लोग रेंज में भी मतलब अच्छे खासे हो जाओगे, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, तो सर आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा था बुकलेट से, उसमें JER का, इसमें बुकलेट में सिर्फ 18 क्वेश्चंस ही है। हाँ पर सर, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, समझा नहीं हाँ था। सर, वो आप क्या न्यूमेरिकल बोल रहे थे क्या सर उसमें? एक मिनट रुको, मैं बुकलेट लेके आऊँ अपनी। जेई आर्काइव में वो तुम्हारे पास 12th वाली बुकलेट है ना, जो 12th स्टैंडर्ड की है? यस सर। हाँ उसमें सर। जैसे उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, वो है? सर आर्काइव्स में हाँ, जेई आर्काइव्स में पहला क्वेश्चन। नहीं सर, कुछ तो फॉर x बिलोंगिंग टू और रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0,1 एट f1 x इक्वल्स, सर अलग है। 2019 का है कोई सर? हाँ सर, क्या, वो कहाँ से? 2019 का। 2019 जेई मीन्स का, जैसे जो मेरे पास बुकलेट है, मतलब वो जो पिछले साल बटी थी, उसमें जो था AIEEE 2002 से। सर हमारे वाले में हमारे सिर्फ बुकलेट सर में हमारे वाले में जेई अलग है। मेन 2019 और जो 20 का जनवरी सेशन हुआ था वो बस वही है, बस वही है जेई आर्काइव्स। जेई मेन आर्काइव्स में वही है। सर आप आपका वाला भेज दो ना थोड़ा। हाँ सर, हाँ आप अपना ठीक है, मैं अपना वाला जो है फोटो खींच के भेज देता हूँ। ठीक है, और उस अकॉर्डिंग तुम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो फिर जेई एडवांस में क्या है ये बताओ, वो कौन से ईयर से है? 2014। उसमें भी 2014 से ही है? हाँ सर। सर एक 14 का, एक 15 14 का, and एक 18 15 का और एक 18 का। अच्छा, मेरे पास जो है उसमें 2015 तक ही है, मतलब उसमें जो है 1979 से स्टार्ट हुआ है और 2015 तक है। 1979 वाला नहीं है। ओके, फिर तो सारे बुकलेट्स में सिर्फ 1918 तक के ही हैं, उसके पुराने नहीं है क्वेश्चन। 2018 तक से ही है मतलब? सर 2010 से हैं हम, सारी बुकलेट में मेजरली। अच्छा, ठीक है, तो मैं ये वाला भेज, वैसे अच्छा, जो वो वाली एक्सरसाइज है, क्या कहते हैं, सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाली है, जेई लेवल एक्सरसाइज, उसमें कितने क्वेश्चन है? 113 है।
हाँ सर वो सही है, वो सिर्फ सही है। आर्काइव्स में अलग नंबरिंग। अच्छा ठीक है। हर साल अलग हो जाते हैं ना। हाँ हाँ, वो तो हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं उसका फोटो खींच देता हूँ, जेई आर्काइव्स का, जेई मेंस आर्काइव्स और जेई एडवांस आर्काइव्स। थैंक यू सर। ठीक है, इसको अटेम्प्ट कर लेना तुम लोग, जिस हिसाब से मैंने लिख के भेजा है। ठीक है, हाँ सर, सर आप आज के नोट्स भी भेज देना। हाँ मैं वो भेज देता हूँ। थैंक यू। बाय बाय।